नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, आप तक हरियाणा के उन सभी विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाई जाए जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आदमपुर के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार हर एक वर्ग को साथ लेकर चलती है। देखिए, किसी भी प्रदेश या देश का विकास वहां के युवाओं पर निर्भर करता है और इसीलिए युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं। हरियाणा सरकार लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। साथ ही उन्हें रोजगार दिलाने के लिए सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बताया था कि किस तरह से प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से वर्चुअली संवाद भी किया और युवाओं के लिए मौजूदा वक्त में साथ ही आने वाले समय में किए जा रहे कामों का ब्लूप्रिंट सामने रखा। एक बड़ा काम हमने किया कि नौकरियों में क्लास सी और डी इसके अंदर केवल एग्जाम होता है। इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं। हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था उसको भी हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। लगभग 11 लाख लोगों ने यानी नौजवानों ने और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। बाद में पोस्ट के हिसाब से उनका एक और एग्जाम होकर के उनको नौकरी मिलेगी। जब ग्रुप डी का मामला आएगा वो भी इसी प्रकार से केवल एक टेस्ट होगा, वही उनका मेरिट के आधार के ऊपर चयन का वो टेस्ट होगा, उसमें भी उनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार की जो परीक्षा है इसको छुटकारा लेने के लिए हमने इस सिस्टम को शुरू किया है। जहां तक रोजगार का विषय है, इन 8 सालों में हमने 1,52,000 नए छोटे बड़े उद्योग ये सब लगे हैं और इन 1,52,000 उद्योगों में 13.5 लाख युवकों को और रोजगार मिला है। अगर हम सरकारी नौकरियों को देखें तो मात्र उसमें 90,000 नौकरियां ही दे पाए हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का स्कोप इतना ही है, इससे अधिक स्कोप नहीं है। हर वर्ष हम 15 से 20,000 नौकरी ही निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट उद्योग में, प्राइवेट नौकरी में या अपने स्वरोजगार के नाते से हम लोग इन योजनाओं को बनाते हैं। इन योजनाओं से लोगों को अपना लाभ मिलता है। एक भाग 0 to 5 years, 0 से 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी संभाल करना, इनका हर समय इनके यानी शारीरिक अवस्था को देखते हुए, इनका स्वास्थ्य को देखते हुए, इनके पैरामीटर जो चेकिंग के हैं, टेस्टिंग के हैं और फिर समय समय पर इंजेक्शन जैसे यानी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है या जो प्रारंभिक बच्चों को हमारी जो आंगनवाड़ी की बहनें वो लगाती हैं, उनका सबका भी डाटा रखा जाएगा ताकि 0 से 5 वर्ष का जो भी बच्चा है, गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो, हर बच्चे का जो उसकी शारीरिक विकास होना चाहिए वो बराबर उसका विकास होता रहे। 5 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक इन बच्चों को स्कूलिंग जिसको कह सकते हैं, स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चे, इनकी सबकी चिंता हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट वो करेगा और हर बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा, उसको ट्रैक करेगा। कोई बच्चा इसमें से छूटे नहीं जो स्कूल में नहीं जा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऐसे जो बच्चे छूट जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इन सब की एक एक करके हमारे जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या अध्यापक
वो सब इनको ट्रैक करेंगे ताकि 18 वर्ष तक के सब बच्चे हरियाणा में पढ़ाई में आ जाएं। 0 ड्रॉप आउट ये हमारा टारगेट है। इसी प्रकार 18 से लेकर के और 25 वर्ष तक, ये 25 वर्ष तक के जो आयु के युवा हैं, इन युवाओं को हमने इनका डाटा हायर एजुकेशन इनको रखा है ताकि वो हायर एजुकेशन में पढ़ाई कौन कौन कर रहे हैं, या +2 के बाद 10वीं के बाद कुछ ऐसे युवक भी होंगे जो पढ़ाई छोड़ करके अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, कोई स्किलिंग कर रहे होंगे, किसी का मानो खेल में शौक है तो खिलाड़ी बना होगा। तो ऐसे सब नौजवानों का एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड सारा बना करके 18 से 25 कोई भी एक युवा जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हर युवा 18 से 25 के ऊपर होगा। अब 25 से लेकर और 60 वर्ष तक की आयु, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये एक प्रकार के आजीविका के नाते से, व्यवसाय के नाते से, नौकरी के नाते से इनको हर किसी को अपना रोजगार चाहिए। तो इन सबको रोजगार विभाग जो हमारा है या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जिसको हम कहेंगे, वो इसकी चिंता करेगा। एक भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिला है उसको अगर अपनी योग्यता के आधार पर कहीं भी उसको अवसर मिलता है तो आगे बढ़ जाएगा। चाहे वो केंद्र सरकार की हमारी नौकरियां हैं, प्रदेश सरकार की नौकरियां हैं, अथवा स्थानीय तौर पर जो कहीं नौकरी मिलती है, प्राइवेट उद्योग में मिलती है, सेना में उसको भर्ती होने का अवसर मिलता है, पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिलता है। हर प्रकार से उनके अवसर बढ़ाए जाएंगे इनकी आबादी के हिसाब से, और हम ऐसे काम करके हर एक व्यक्ति को कुछ काम चाहिए। हमारा नारा है हर काम के लिए व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए काम। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किस तरह से खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए गए। मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के लिए नौकरी का प्रावधान किया गया। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स हरियाणा प्रदेश, आप जानते हैं कि पूरे देश में हमने अपना नाम कमाया है। देश भर के अंदर जितने प्रदेशों के मेडल आते हैं उसमें पूरे देश की टैली के अंदर 2/3 के लगभग 60% के आसपास हरियाणा के ही मेडल होते हैं। अब हरियाणा के मेडल पर्याप्त होने के बाद भी अभी देश में जो दुनिया के देशों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे जो मेडल आने चाहिए, उसमें हम अभी कहीं 5वें स्थान पर, कभी 6ठे स्थान पर रह जाते हैं। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रदेश काम करेंगे, हरियाणा और आगे बढ़ेगा। हम उसमें जरूर इच्छा रखते हैं कि देश हमारा कैसे प्रथम और दूसरे स्थान के ऊपर कंपीट करके आए। तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए जगह जगह पर हमने यानी बिल्कुल बाल अवस्था में ही, जैसा कैच देम यंग पॉलिसी है, उस अवस्था में ही 1100 नर्सरीज ये खोलने का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 500 से ऊपर नर्सरीज खुल गई हैं। बहुत सी डिमांड और आ रही है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी हम नर्सरीज दे रहे हैं। हर वर्ष का एक कोटा होता है, अगले वर्षों को इस कोटे को बढ़ाया जा सकता है और बच्चे उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन बच्चों को वहीं से खेल के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए गांव-गांव में हमने जो स्टेडियम्स बनाए हुए थे, हमारे आने से पहले भी 400-500 स्टेडियम बने हुए थे, लेकिन उसकी दुर्गति कैसे हुई थी? वहां पर न कोच थे, बल्कि उनकी मरम्मत नहीं हो रही थी। उनके काफी बिल्डिंग्स और सारे चार दीवारें कई बार गिरी हुई थी। अंदर जो है आवारा पशु घूमते थे, कुत्ते गधे घूमते थे। हमने उन सब चीजों को ठीक करने के लिए कोचेस की भर्ती की है और जो मेडल्स लेकर के विद्यार्थी जो खिलाड़ी आएंगे, ऐसे खिलाड़ियों को हम नौकरी मेडल के आधार पर दे करके, और हमारी प्राथमिकता यह है उन सबको ऐसे जो स्टेडियम्स हैं उनके अंदर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए उनको लगाएंगे। उनमें से ज्यादातर जो ऐसे खिलाड़ी मेडल विनर्स हैं उनको खेल विभाग में नौकरी दे करके खेलों को प्रमोट कैसे किया जाए, इस योजना पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। वहीं कृषि के क्षेत्र में हो रहे काम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में किसान आज संतुष्ट है और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उनके लिए नित नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। कि हरियाणा की प्रगति हर क्षेत्र को लेकर के, अगर मैं कृषि विभाग की बात करता हूं तो कृषि में भी हमारी सारी जमीन कैसे उपजाऊ हो जाए। इस साल में 1 लाख एकड़ जो सेम की जमीन है उसमें से कैसे पानी की व्यवस्था ठीक करना, और जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसको कैसे ठीक करना, और अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता ये हम किसानों को दे रहे हैं। किसानों की फसलें एमएसपी पर, लगभग 13 फसलें हमारी ऐसी हैं जो हमने एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद खरीदने की अपनी योजना बनाई है। ये ठीक है, उसमें बहुत फसलें ऐसी भी हैं जो एमएसपी पर से ऊपर उनका भाव चला जाता है,
तो उसमें सरकार खरीदती नहीं है। हम तो न्यूनतम जितना एक एमएसपी मिनिमम यानी जो सपोर्ट प्राइस है ये उसको मिलना चाहिए, उस सपोर्ट प्राइस के आधार पर हमारी कुछ फसलें जो एमएसपी से कम बिकती हैं उसको हम खरीदते हैं। जहां कहीं खरीदने की स्थिति स्टेट की नहीं होती वहां हम भावांतर भरपाई योजना ये भी देते हैं। जैसे पिछले साल बाजरे की भावांतर भरपाई हमने 600 रुपया पर क्विंटल ये सभी जो बाजरे के किसान ग्रोवर यानी बाजरा ग्रोवर जो किसान हैं उनको दिया था। इस बार बाजरे के रेट थोड़े से अच्छे हुए हैं तो उस राशि को हमने 450 रुपया क्विंटल ये किया है। ये बाजार भाव के हिसाब से भावांतर भरपाई उपयोग किया जाता है। सब्जियां और फल इसमें अचानक अगर कहीं भाव टूट जाए तो पहले लोग सड़कों पर सब्जियां फेंक देते थे, लेकिन अब उनको सड़कों पर यानी फेंकने का ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो जितना भी उनकी एक लागत आती है उस लागत में और बाजार भाव अगर कम है तो उसका अंतर वो सरकार देती है। ये भी हमने सारी व्यवस्थाएं योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की हर डिमांड को सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा। आपकी कुछ डिमांड्स होंगी तो वो डिमांड्स अभी तुरंत उसका यानी हाँ करने में कि हाँ ये डिमांड पूरी कराई जाएगी, ये शायद तुरंत तो कहना संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं आदमपुर क्षेत्र में वहां भी आचार संहिता है और पंचायती चुनाव के कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश में आचार संहिता है। इसलिए डिमांड्स को आज ही हाँ करना तो शायद संभव नहीं होगा। हाँ, कुछ जानकारियां जो आप बताएंगे जो पहले से चल रही हैं वो आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हाँ ये पहले से चल रही हैं। आगे जो आपकी डिमांड्स होंगी जो भी हमारे पास लिखित आएंगी उनके ऊपर निश्चित रूप से चुनाव के बाद हम सबके ऊपर ध्यान करेंगे। कोई ऐसी चीज अनहर्ड नहीं जाएगी, बिना सुनी नहीं जाएगी। हर चीज को पूरा सुन करके पूरा करने का काम हम करेंगे। वहीं कुछ युवाओं ने वर्चुअली ही सीएम मनोहर लाल से सवाल किए तो मुख्यमंत्री ने उनको जवाब भी दिया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की तरफ से युवाओं को लेकर किस सोच के साथ काम किया जा रहा है, युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं और साथ ही आने वाले 2 साल में क्या कुछ किया जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट सभी के सामने रख दिया। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल रोहतक पहुंचे, कई मुद्दों को लेकर पत्रकारों से बात की। सीएम ने कहा कि 8 साल में हमने हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है, साथ ही करप्शन पर भी बड़ा प्रहार किया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार हर वर्ग को साथ लेकर और हर वर्ग के समान विकास के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। चाहे वो खिलाड़ी हो या गरीब वर्ग, युवाओं के लिए बात हो या फिर महिलाओं के लिए, सभी के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा का युवा लगातार आगे बढ़ रहा है और युवाओं के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही हैं। युवाओं के लिए जो हमने पहले सोचा है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, सब बताएंगे। हरियाणा का युवा, उसका भविष्य उज्ज्वल है और उसके चाहे शिक्षा है, चाहे उसका स्किलिंग है और चाहे खेल के नाते से उसका जो भविष्य है, इस प्रकार से युवाओं का रोजगार, ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं और हम लगातार उस पर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुल मिलाकर के प्रदेश का हर वर्ग वो हमारी सरकार से संतुष्ट है, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कुरीतिपूर्ण शासन की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने हुड्डा शासनकाल की सभी कुरीतियों को दूर किया है। आज प्रदेश की जनता एक प्रकार से स्वच्छ प्रशासन की हामी भरकर आगे बढ़ रही है। वहीं भ्रष्टाचार पर चोट मारी गई है। साथ ही 2024 में पार्टी का नेतृत्व करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का नेतृत्व करने का फैसला वो नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष किसी भी बात की प्रशंसा कभी नहीं करेगा। यह बात पहले भी की जा चुकी है। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष अपना काम करता तो कहीं न कहीं अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ता। विपक्ष हमेशा अच्छे काम की बुराई और बुरे काम की बुराई व न्यूट्रल काम की भी बुराई ही करता है। विपक्ष का काम विरोध के नाते ही विरोध करना रह गया है और कुछ नहीं।
विपक्ष के बारे में हमेशा एक ही बात पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वो किसी भी बात की प्रशंसा कभी करेंगे नहीं। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष काम करता तो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ता। वो हमेशा अच्छे काम की बुराई, बुरे काम की बुराई, न्यूट्रल काम की बुराई, उनका काम, विपक्ष का काम केवल विरोध के नाते विरोध करना रह गया है और कुछ नहीं है। वो कम से कम अगर हम बताते हैं उनके 10 साल जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में जिस प्रकार का एक कुरीतिपूर्वक जैसा उन्होंने शासन की व्यवस्था उस समय की थी, हमने उन सब कुरीतियों को दूर किया है। आज प्रदेश की जनता एक प्रकार से स्वच्छ प्रशासन की जो हकदार हामी भर करके आगे बढ़ रही है, उसमें मुझे भी अच्छा लगता है कि हमने एक स्वच्छ प्रशासन दिया और एक भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी है। हमने कास्ट सिस्टम पर भी चोट मारी है। हमने 5S जैसे मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इसके ऊपर सब लोगों को लाने की कोशिश की है। हरियाणा एक रहने की बात हमने की है। हरियाणा में कभी भी हमने इस प्रकार के क्राइम और करप्शन और कास्ट, इन सब चीज़ों से दूर रखा है और आगे भी कभी इन चीज़ों को पनपने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2024 में पार्टी के नेतृत्व करने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता को अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, पार्टी के बारे में ही सोचते हैं। जो सोचते हैं, जिन्हें इस बारे में निर्णय करना होता है, यह काम उनका है। वहीं फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी सरकार के कार्यकाल की जमकर प्रशंसा की गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर वर्ग सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में। युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखकर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं हरियाणा का पहला हाईटेक बस अड्डा NIT फरीदाबाद में शुक्रवार को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया है। इलाके में हो रहे विकास को लेकर लोगों में खुशी है और सीएम साथ ही हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करते वो नजर आएंगे। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश का पहला हाईटेक बस अड्डा NIT फरीदाबाद में शुक्रवार को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया। करीब 130 करोड़ की लागत से बने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बस अड्डे पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। प्रतीक्षालय हॉल पूरी तरह से वातानुकूलित है। साथ ही 36 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बसों के आवागमन की सूचना डिजिटल बोर्ड पर दी जाएगी। प्रदेश में अब अड्डों को बस पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। NIT बस अड्डा का नाम डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया था कि सामाजिक सहभागिता के साथ बल्लभगढ़, सोनीपत, करनाल यहाँ पर एक बस अड्डा बनाया जाएगा और साथ ही गुरुग्राम में 2 नए बस पोर्ट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस हाईटेक बस स्टैंड के आसपास के गाँव के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के शहरों के लिए बस मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार अब अत्याधुनिक सेवाओं के साथ बेहतर प्रबंधन पर फोकस करते हुए बस स्टैंड का निर्माण कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि बस स्टैंड हाईटेक होगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। हरियाणा में पहला बस स्टैंड लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के साथ बना है, पहला बस स्टैंड फरीदाबाद में बना है और ये इस तरह का बस स्टैंड होगा जो जैसे आप एयरपोर्ट पे देखते हैं या रेलवे पे देखते हैं। और इस तरह का ये बस स्टैंड जो बना है जो 125 करोड़ की लागत के आसपास इसमें लागत आई है, क्योंकि इस पर हमने बनवाया है और 4.5 एकड़ के आसपास इसकी ज़मीन है और ये सबसे पुराना बस अड्डा है। NIT पहले तो बल्लभगढ़ में था और पहला बस अड्डा है और सारे प्रदेशों के लिए बस जाएंगे, चाहे वीडियो को चाहे AC है। और हम इस टाइम को सबसे ज़्यादा बस देंगे, यहाँ से तीरथ के लिए हो, हरिद्वार के लिए हो, उत्तराखंड के लिए हो, हिमाचल के लिए हो, मथुरा के लिए हो और जहाँ तक भी जितनी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, हम जितनी सारी आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बस सुविधा इस बस स्टैंड को देंगे तो लोगों को लाभ मिले। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा। वहीं फरीदाबाद के लोगों ने भी इस बस अड्डे और क्षेत्र के विकास को लेकर हरियाणा सरकार और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। CM साहब बहुत अच्छी कह के गए हैं कि बल्लभगढ़ में भी NIT की तरह बनेगा और यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिलेगी।
और इसके अंदर शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बनेंगे और वो क्या कहते हैं सिनेमा बनेगा और बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव रखा, मतलब अच्छी बात कही गई है और हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ के लिए। बल्लभगढ़ की बहुत लोगों को सुविधा मिलेंगी, बहुत विकास होगा यहाँ पे, लोगों का काम बढ़ेगा, लोग बाहर से आएंगे, अच्छी बिल्डिंगें देखेंगे, अच्छा साफ़ सुथरा होगा, ये बहुत अच्छी बात है। सीएम साहब के हम बहुत आभारी हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी पूरी कोशिश कर रखी थी बस अड्डा बनाने की। यहाँ बनने से जाके आदमी लोगों को और सुविधा मिलेगी। अच्छा बस अड्डा बन जाएगा, साथ में मेट्रो स्टेशन है, सफाई व्यवस्था भी जाके पूरी रहेगी, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। जब अच्छा बस अड्डा बन जाएगा, इधर मेट्रो स्टेशन भी हो गया, रेलवे स्टेशन भी हो गया, इसके तो हम मूलचंद शर्मा जी के पूरे आभारी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बल्लभगढ़ में जाके आदमी 80% विकास हो चुका है, तो लोगों को पूरी राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। देश का विकास हो रहा है, देश के अंदर हमारा ये छोटा सा शहर है बल्लभगढ़, इसका विकास हो रहा है। जिस प्रकार यहाँ बस अड्डा ये बहुत पुराना है, यहाँ पे बसों की सुविधाएं अब भी सही हैं, पर जिस हिसाब से नया बस अड्डा बनेगा और सुविधाएं बढ़ेंगी, शॉपिंग मॉल हो गए, सिनेमा घर हो गए, उस चीज़ की भी घोषणा हुई है, वो चीज़ें बनेगी तो देश के विकास के अंदर ही ये अच्छा ही रहेगा। और बाकी लोगों को सुविधाएं जिस प्रकार यहाँ मिलेंगी उस हिसाब से व्यापार में भी और हर चीज़ में प्रगति होगी और रोजगार भी बढ़ेगा जैसे ये चीज़ें खुलती। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सिनेमा घर हो गए, बस अड्डे हो गया, ये चीज़ें जब बनेंगी रोजगार भी मिलेगा उससे, तो देश की उन्नति में हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी बारिश के पानी वगैरह में हो गया या वैसे बहुत तकलीफ आती हैं, पर नया जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से फिर आगे सुविधाएँ भी और अच्छी रहेंगी। और जैसे हम देखते हैं साल दर साल बारिश के दौरान यहाँ पे दिक्कतें बहुत होती हैं, वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। नहीं जी, सीएम साहब ने ये घोषणा बहुत ही बढ़िया करी है। अगर हमारे इस बस स्टैंड का उद्धार हो जाता है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे रोज़गार बढ़ेगा, काम धंधे बढ़ेंगे। हमारा बस स्टैंड बारिशों में बिल्कुल एकदम नदी बन जाता है और पूरी तरह से पब्लिक अंदर जाने में कतराती है। अगर ये एक आधुनिक बस स्टैंड बन जाएगा तो यहाँ लोगों का आना जाना पूरी तरह से हो जाएगा। नहीं, जब ये सारी सुविधाएं होंगी तो नेचुरल बात है, लोग आएंगे तो फिर बाज़ारों में भी जाएंगे, हमारे बाज़ार में भी काम बढ़ेगा, सब जगह काम बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा होगा। मैं सीएम साहब की घोषणा का बहुत स्वागत करता हूँ। फरीदाबाद एनआईटी के इस हाईटेक बस अड्डे की खासियत की बात करें तो फरीदाबाद एनआईटी में पीपीपी मॉडल के तहत इसे बनाया गया है और करीब 125 करोड़ की लागत से 4 एकड़ में बनकर ये बस अड्डा तैयार हुआ है। बस अड्डे के अंदर बैठने के लिए यात्रियों के लिए वातानुकूलित गैलरी बनाई गई है। शौचालय, पीने के लिए आरओ के ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। सामान रखने के लिए क्लॉक रूम बनाया गया है। यात्रियों के वाहनों के लिए बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बस अड्डे पर 5 मंजिला इमारत बनाई गई है। बस अड्डे से हरियाणा सहित विभिन्न प्रदेश के लिए करीब 50 बसों का संचालन होगा। 17 बस काउंटर होंगे। 60 से अधिक सिटी बसों का भी संचालन यहीं से होगा। बस अड्डे के भूतल और प्रथम तल के आधे हिस्से में डिपो की व्यवस्था होगी। एनआईटी बस अड्डा बसों के अलावा व्यावसायिक हब भी बनेगा। अधिकारी, ड्राइवर व कंडक्टरों के लिए भी विश्राम गृह, प्रतीक्षालय कक्ष बनाया गया है। हर तल पर जाने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट भी लगाई गई है और संपूर्ण बस स्टैंड सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। हरियाणा सरकार रोडवेज बसों में यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने का लगातार काम कर रही है। इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं, जिसमें यात्रियों के सुझाव के लिए जल्द ही सर्वे कराने की तैयारी चल रही है। इसके आधार पर सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाई जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया था कि प्रदेश भर के विभिन्न बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जा रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हरियाणा में बस स्टैंड को अब बस पोर्ट के रूप में पहचान दी जा रही है। तो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हरियाणा का हर एक वर्ग सरकार की नीतियों से काफी संतुष्ट है। हरियाणा सरकार का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।